आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम इंतखाबात में अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 4 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और आने वाली 6 तारीख को 5वें मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इंतखाबात इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंतखाबात में गर्माहट आती जा रही है। खासकर मगरबी बंगाल और यूपी में आम इंतखाबात का दौर शबाब पर है। हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। बयानबाजी, इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर दौरा है। इलेक्शन कमीशन की सख्ती के बावजूद नेताजी की जबान फिसल ही जा रही है। तरक्की, विकास, बेरोजगारी, गुर्बत जैसे इश्यूज का कहीं जिक्र नहीं है। अलबत्ता मसूद अजहर पर की गई कार्रवाई और श्रीलंका में नकाब पर लगी पाबंदी का असर चुनाव में जरूर दिख रहा है। पीएम मोदी समेत बीजेपी मसूद अजहर के मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है। 5वां मरहला जहां बीजेपी के लिए अहम है, तो वहीं कांग्रेस के लिए वकार का मसला है। इस मरहले के तहत यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी का हल्का इंतखाब रायबरेली और कांग्रेस सदर राहुल गांधी के हल्का इंतखाब अमेठी में भी पोलिंग होनी है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह 5वां मरहला कांग्रेस के लिए वकार का मसला है। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात में अब बारी है सबसे अहम और 5वें मरहले की। 5वें मरहले में 7 रियासतों की 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, झारखंड और जम्मू कश्मीर में पोलिंग होनी है। 5वां मरहला जहां बीजेपी के लिए अहम है, तो वहीं कांग्रेस के लिए वकार का मसला है। इस मरहले के तहत यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का हल्का इंतखाब रायबरेली और कांग्रेस सदर राहुल गांधी के हल्का इंतखाब अमेठी में पोलिंग होना है। यानी कांग्रेस की 2 अहम शख्सियात की किस्मत का फैसला होना है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के हल्का इंतखाब लखनऊ में भी 5वें मरहले में ही पोलिंग होगी। इसके साथ ही मजहबी एतबार से सुर्खियों में रहने वाले फैजाबाद में भी इसी मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। 5वें मरहले की पोलिंग से पहले सियासी पार्टियों ने कुछ हद तक अपना एजेंडा तब्दील किया है। शिवसेना ने नकाब का इशू उठाया, जिस पर बीजेपी के कुछ लीडरों ने बयानबाजी शुरू की। इसके अलावा एसपी बीएसपी इत्तेहाद की तरफ से बीजेपी के अलावा कांग्रेस को भी टारगेट बनाया गया। जबकि मगरबी बंगाल पर बीजेपी का पूरा फोकस है। यही वजह है कि मगरबी बंगाल की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। 5वां मरहला आम इंतखाबात की जीत हार में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला है। यानी आम इंतखाबात की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे इंतखाबात इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंतखाबात में गर्माहट आती जा रही है। खासकर मगरबी बंगाल और यूपी में आम इंतखाबात का दौर शबाब पर है। हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। बयानबाजी, इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर दौरा है। इलेक्शन कमीशन की सख्ती के बावजूद नेताजी की जबान फिसली ही जा रही है। तरक्की, विकास, बेरोजगारी, गुर्बत जैसे इश्यूज का कहीं जिक्र नहीं है। अलबत्ता मसूद अजहर पर की गई कार्रवाई और श्रीलंका में नकाब पर लगी पाबंदी का असर चुनाव में जरूर दिख रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी मसूद अजहर के मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अब इंतखाबात में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 4 मरहले मुकम्मल हो गए और आने वाला 5वां मरहला बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि 5वें मरहले में कांग्रेस सदर राहुल गांधी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इन दोनों सीटों पर इंतखाबात तो होंगे, पोलिंग होगी 5वें मरहले में। इसके अलावा लखनऊ की सीट, जहां पर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, 5वें मरहले में यहां पर भी पोलिंग होनी है। तो कुल मिलाकर 5वां मरहला जो 2019 आम इंतखाबात में सबसे हाई प्रोफाइल एक तरह से मरहला माना जा रहा है, इस पर पोलिंग होगी। क्या कुछ अहम फैक्टर होंगे, किस तरह की सियासत हो रही है, या आने वाले दिनों में होगी, इसी पर आज प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अश्वनी उपाध्याय जी स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अमीर हैदर जैदी साहब लीडर हैं सीपीआई के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर एमएच खान साहब लीडर हैं
बीएसपी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कांग्रेस और टीएमसी के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे, बल्कि टीएमसी के लीडर मुझे दिख रहे हैं खालिद इबादुल्ला, जो सपोर्टर हैं टीएमसी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव में अब अगर देखा जाए तो एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि 4 फेजेस एक तरह से मुकम्मल हो गए और 6 तारीख को 5वां मरहला, उसके बाद 2 फेज और रह जाएंगे। 5वें मरहले को प्रोफेसर सतीश हम लोग किस तरह से देखें? भाई, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि 17वीं लोकसभा का जो डिबेट का नैरेटिव्स है वो शुरू से ही डिरेल रहा है और तकरीबन 2/3 जगहों पर, करीब 369 जगहों पर चुनाव हो चुके हैं और 171 सीटों के लिए बाकी 5वें, 6ठे और 3 फेज में चुनाव बाकी हैं। तो मसलन ज्यादा जगहों पर चुनाव हो चुके हैं, वो इंडिकेटर भी साफ दिखाई दे रहा है, वो भी इन सारे 3 फेजेस के इलेक्शंस पर वो रिफ्लेक्ट होंगे। बनारस में जो कुछ हुआ वो भी दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं पर जो डेवलपमेंट का नैरेटिव्स था वो ये 17वीं लोकसभा के चुनाव में जो अहम मुद्दे थे वो उभर कर सामने आने चाहिए थे। विपक्षी पार्टी को एक सजग विपक्षी के रोल में दिखना चाहिए, तो वो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि चौकीदार चोर है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना मोहरा बना लिया कि मैं चौकीदार हूं, पूरा का पूरा नैरेटिव्स जो डेवलपमेंट का 17वीं लोकसभा में जिन बातों पर, जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, कॉन्क्रीट राष्ट्र निर्माण की बात होनी चाहिए, जो बुनियादी मसले थे, जो असल इश्यूज थे, उन पर कहीं एक तरह से बात नहीं हुई। लेकिन प्रोफेसर सतीश कुमार जी, 2-3 चीजें मैं आपसे और बहुत मुख्तसर में समझना चाहूंगा, क्योंकि अब आप देखिए कि 5वें मरहले से पहले यूपी में खासतौर से हम देखते हैं कि एसपी बीएसपी अब कांग्रेस पर भी अटैक कर रही है और कांग्रेस अब बीजेपी के साथ साथ एसपी बीएसपी पर भी अटैक कर रही है। इस बदलाव को कैसे देखा जाए? लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने अभी हाल में कहा कि हमारा कांग्रेस का वोट महागठबंधन अबू भाई जी प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आया कि भाई हमारे जो कांग्रेस के जो वोट हैं वो महागठबंधन के वोट को नहीं काटेंगे बल्कि बीजेपी के वोट को काटेंगे। ये प्रियंका गांधी की भविष्यवाणी है या उनकी अपनी टिप्पणी है, लेकिन ग्रास रूट पर जो वोटर हैं, देश को समझने वाले, राजनीति को समझने वाले, जातीय समीकरण पर बंधे हुए वोट जो बटे हुए हैं, वो इस बात को साफ इंगित कर रहे हैं कि अगर वो कुछ हद तक बीजेपी के वोट को काटने में सफल होती है, उससे ज्यादा वोट वो महागठबंधन के वोट को काटेंगी। तो वो उनकी टिप्पणी इस बात से काफी कोई महत्व रखता नहीं है। जहां तक अमेठी और रायबरेली का मसला है, दोनों सीटें कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई का बोध है। अगर उसमें से एक भी सीट अगर कांग्रेस हारती है तो फिर मुश्किलें उसके सामने खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल यूपी के नजरिए से कांग्रेस के लिए 5वां मरहला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर सतीश, मैं चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल पर भी 30 सेकंड में आप रोशनी डाल दें। वहां पर बहुत हंगामा है, बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त वेस्ट बंगाल पर है। वहां पर एक फंडामेंटल चेंजेस आने जा रहा है। पिछले बार के चुनाव में, 2014 के चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन सारे समीकरण यह बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी वहां पर 2 अंकों में पहुंचने जा रही है। कोई सरप्राइज नहीं होगा कि और उससे भी ज्यादा अंक मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से उस आतुरता में, व्याकुलता में जो बयानबाजी कर रही है, बांग्लादेश के आर्टिस्ट को लाकर बुलाने का, नागरिकता के सवाल पर सवाल खड़े करने का और उन तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, जिससे जनता काफी नाराज है। ये असेंबली इलेक्शन नहीं है। पिछले बार उनको स्वीपिंग विक्ट्री मिली थी, लेकिन उसका उन्होंने उस चीजों में कन्वर्ट करने 2014 के मुकाबले में 2019 की राह इतनी आसान नहीं होगी और चीजें बहुत बदली हुई हैं। बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी ने वो अपना आधार खो दिया है। ममता बनर्जी ने आधार खो दिया है और उस आधार की भरपाई भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बखूबी से नहीं। देखिए, हार जीत तो अब 23 तारीख को ही पता चलेगी। सतीश जी, सही है, लेकिन जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो इस बात का बयां कर रहे हैं।
ठीक है, भारतीय मैं अश्विनी उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल मैं सतीश कुमार जी से यही समझ रहा था कि आखिर 5वें फेज तक आने तक क्या क्या चीजें हुई हैं। जो पहली बात यहां पर प्रोफेसर सतीश ने कही, उन्होंने यही कही कि जो बुनियादी जो मसले हैं, जो असली इश्यूज हैं, उन पर बात नहीं हो रही है। पहले फेज से लेकर अब तक बुनियादी मसलों पर अश्विनी जी बात नहीं हुई है। देखिए अबू हुरैरा साहब, पिछले 5 साल से हमारी सरकार ने बुनियादी मसले पे ही काम किया है और इधर उधर की बातों पे काम किया नहीं है। और मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं आग्रह करूंगा सभी पैनलिस्ट से, मुझे एक बार सुन ले। जी जी। हमने 10 करोड़ शौचालय बनाए, उसमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया। 35 करोड़ लोगों का जनधन खाता खोला, उसमें कोई भेद नहीं किया जाति धर्म का। 50 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान की योजना दिया, गरीबों को, उसमें कोई हमने जाति धर्म का भेद नहीं किया। 2 करोड़ हमने घर बनाए, कोई जाति धर्म का भेद नहीं किया। 15 करोड़ लोगों को हमने एक्सीडेंटल बीमा दिया 2 लाख रुपए का, कोई जाति धर्म का भेद नहीं किया। 6 करोड़ लोगों को हमने जीवन बीमा दिया, कोई जाति धर्म का भेद नहीं किया। 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दिया जा रहा है, कोई जाति धर्म का भेद नहीं किया। 16 करोड़ लोगों को मुद्रा का लोन दिया, कोई जाति धर्म का भेद नहीं किया। 3 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाया, कोई जाति धर्म का भेद नहीं किया। और आप 6 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया, कोई जाति धर्म का भेद नहीं किया। तो अश्विनी उपाध्याय जी, मेरे ख्याल से सारी चीजें आपने गिना दी। अगर इस तरह से गिनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अश्विनी जी, जो चीजें आप यहां पर टीवी स्क्रीन पर गिना रहे हैं, आपकी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो लीडर हैं, चाहे अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, अपने रैलियों में या भाषणों में, तकरीरों में ये चीजें नहीं गिना रहे हैं। वो तो एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। देखिए अबू हुरैरा साहब, 5 साल ये हमने आपको बताया जो हमने किया। अब यह है कि आगे क्या करना है। आगे ये करना है कि ये भारत का संविधान हमारा क्या कहता है, जो अभी 20-25% बाकी बचा हुआ उसको लागू करना है। संविधान कहता है कि सभी जाति धर्म को समान शिक्षा होनी चाहिए, आज तक लागू नहीं है। गरीब अलग किताब पढ़ता है, अमीर अलग किताब पढ़ता है, हिंदू अलग किताब पढ़ रहा है, मुसलमान अलग किताब पढ़ रहा है। सभी धर्मों को समान चिकित्सा होनी चाहिए, सभी जाति धर्म के ऊपर उठ के सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान होना चाहिए, एक राष्ट्रगान होना चाहिए, एक राष्ट्र ध्वज होना चाहिए। तो जो राष्ट्रवाद का विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। ये जो देश को अनेकता में एकता वाला जो हमारा कथन है, जो हमारा संविधान कहता है अनेकता में एकता, मुझे लगता है कि नहीं तो अश्विनी जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, कौन सी पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात नहीं करती है? यहां पर कौन सी पार्टी है जो राष्ट्रवाद पर चर्चा नहीं करती है या जो राष्ट्रवाद नहीं करना चाहती है? कौन सी पार्टी ऐसी है? आप ऐसे अकेले नहीं है। बीजेपी अकेली पार्टी नहीं जो राष्ट्रवाद पर ही फोकस कर रही है। अबू हुरैरा साहब सुनिए, अबू हुरैरा साहब, मैं आपको बता रहा हूं कैसे हमारे राष्ट्रवाद और गठबंधन के राष्ट्रवाद में अंतर क्या है। हमारा राष्ट्रवाद है एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, एक राष्ट्रध्वज, एक राष्ट्रगान, एक निशान। इनका गठबंधन का है 2 नाम, 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान। ये चाहते हैं भारत में अलग संविधान चले, कश्मीर का अलग संविधान चले, भारत का अलग तिरंगा झंडा हो, कश्मीर का अलग झंडा हो, भारत में अलग कानून हो, कश्मीर में अलग कानून हो। ये चाहते हैं हिंदू के लिए अलग कानून हो, मुसलमान के लिए अलग कानून हो। ये चाहते हैं महिला के लिए अलग कानून हो, पुरुष के लिए अलग कानून हो। हमारा ये कहना है जो बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संविधान निर्माताओं संविधान बनाया है, उसकी जो भावना है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। 70 साल हो गए नहीं लागू हुआ। 5 साल में तो आप भी नहीं कर पाए। 5 साल में तो आप भी नहीं कर पाए। अश्विनी उपाध्याय जी, बीजेपी भी 5 साल में नहीं कर पाई है। उसको खत्म करना है। जिस सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, हमारा राज्यसभा पिछले 5 साल में आप लोग भी नहीं कर पाए। अब की बार हमारे पास ऐसा बहुमत, बिल्कुल ठीक कह रहे हमने, लेकिन कह तो रहे, हम ताल ठोक के आपके सामने कह रहे हैं। मैं यहां पे बैठे हुए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैठे हुए वो बता दे वो संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते वो ठीक है। एमएच खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं, बिल्कुल राष्ट्रवाद के नाम पर उन्होंने बिल्कुल यहां पर कहा कि राष्ट्रवाद जो है वो सिर्फ बीजेपी से ही एक तरह से जुड़ा हुआ है। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस, जो भी पार्टियां हैं, सब पर वो एक तरह से शक जाहिर करते हुए यहां पर नजर आते हैं।
मैं तो एक शेर से शुरुआत करूंगा अबू हुरैरा साहब जी। हाकिमे वक्त ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, हाकिमे वक्त ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। कमाल हो गया साहब। राष्ट्रवाद से इनका क्या लेना देना है? राष्ट्र में जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई हो रही थी, ये कहां थे? ये लोग तो जेलों से भी माफी मांग मांग के भाग रहे थे। देश की आजादी में कहीं इनका हिस्सा ही नहीं। राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनके सबसे बड़े नेता जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अभी ये हरा वारिस की बात करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पश्चिम बंगाल में किसके साथ मंत्री बन गए? कोई जवाब है इनके पास? आज इनके योगी आदित्यनाथ जी बजरंगबली अली की बात करते हैं। कहां से राष्ट्रवाद इनके पास आ रहा है? इन्होंने ये लोग इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? अब ये समझने की कोशिश करिए। प्रज्ञा ठाकुर को आप ले आए, आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, तो आप ऐसे कैंडिडेट को ले आए जिस पर आरोप लगे हुए हैं। हम ये सब चीजें नहीं, मुद्दे ये इनको जो मुद्दे 2014 के थे उस पर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अभी कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूं, अब उसके बाद कह दिया मैं अति पिछड़ा हूं। अब देखिए अबू हुरैरा साहब, सुनने को मिलेगा कि मैं दलित हूं। अब इसी पे चुनाव होने जा रहा है। अब ये सब चुनाव खत्म होने जा रहा है। ये देश को जो है पता नहीं किस ओर ले जाना चाहते हैं। संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, बैकवर्ड को बांट रहे हैं, अपर कास्ट को बांट रहे हैं। तुम हमारे साथ, तुम हमारे साथ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा नहीं दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा नहीं दे रहे हैं। ये किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को मुझ सुनाइए आप। सतीश कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले इसी बात का जवाब मैं अमीर हैदर जैदी साहब से भी लेना चाह रहा हूं। अमीर हैदर जैदी साहब, जिस तरह बीजेपी सीना ठोक कर कह रही कि राष्ट्रवाद पर तो सिर्फ बीजेपी ही एक तरह से चलती है, बाकी अपोजिशन या जो दूसरी पार्टियां उनके यहां राष्ट्रवाद है ही नहीं। अबू हुरैरा भाई, ये वतन मेरी, ये वतन तेरी, मेरी नस्ल की जागीर नहीं। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। बिल्कुल। बीजेपी का राष्ट्रवाद इतना है, इनका कहते हैं मर जवान, मर किसान, पकौड़ा तले देश का नौजवान। ये इनका राष्ट्रवाद है। एक तेज बहादुर जो ओरिजिनल चौकीदार है, वो कहता है कि मुझे अच्छी दाल खाने को दे दो, उसे वहां से निकाल दिया जाता है कि ये साहब डिसिप्लिन में नहीं है। जब वो चुनाव लड़ने आता है नकली चौकीदार के सामने, उसका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। ये इनका राष्ट्रवाद है। राजनीतिक मसला यह है कि राजनीतिक पार्टियों में विचारधाराओं का पतन हो चुका है। जातियों के गठबंधन को हमने राजनीतिक पार्टियां मान लिया है या व्यक्तिवाद मान लिया है। व्यक्तिवाद पे बात होती है। बात अगर होती उसके ऊपर, जब मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं लुटने दूंगा, देश का सोना बेच दिया, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश का सोना बेच दिया, तो उस पर बात पे एजाज हो जाती। उन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, हवाई अड्डे बेच दिए, बात हो जाती। मैं देश नहीं बर्बाद होने दूंगा, ओएनजीसी को बर्बादी के कगार तक पहुंचा दिया, उस पर बात हो जाती। जितनी एयरलाइन से उन्हें क्रमबद्ध तरीके से बंद किया जा रहा है, उस पर बात हो जाती। मैं किसानों की आमदनी ये कर दूंगा, मलमूत्र पीने पे उन्हें मजबूर किया, उस पर बात हो जाती। लेकिन यहां व्यक्तिवाद पे बात हो रही है, जातीय समूह के गठबंधन पे बात हो रही है। विचारधाराओं का देश से पतन हो गया है। 2019 का चुनाव देश का भविष्य लिखने जा रहा है। एक वो ताकतें हैं जो जातियों पे, नफरतों पे बात कर रही हैं, एक वो ताकतें हैं जो किसानों की, मजदूरों की, देश के अंदर जो दबा कुचला तबका है उसकी बात करना चाहती है। नहीं, ये अमीर हैदर जैदी साहब, अब मुझे ये भी बताइए, किसानों की बात कौन सी ताकत कर रही है, गरीबों की बात कौन सी ताकत कर रही है, बेरोजगारी की बात कौन कर रहा है? यह तो सुनने में नहीं आ रहा है इस चुनाव में। सिर्फ बीजेपी ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अबू हुरैरा भाई, विपक्ष जो इस किसानों की बात कर रहा है, उसके पास इतना संसाधन नहीं है कि वो जब किसानों की बात करे तो मीडिया के अंदर उस पर डिबेट करा दे। डिबेट नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपके चैनल को सलाम करता हूं कि आप कम से कम उन मुद्दों को उठा रहे हैं,
लेकिन जो चैनल वहां मौजूद हैं जो अपने आप को वो भी राष्ट्रवादी कह रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान की डिबेट कराएंगे, देश के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। देश के मुद्दों पे बात होगी अगर 10 घंटे के लिए, मैं कहता हूं 10 घंटे के लिए अगर मीडिया ईमानदारी से देश के मुद्दे देश के सामने रख दे तो मोदी 100 साल तक या मोदी की पार्टी 100 साल तक देश के अंदर हुकूमत नहीं बना पाएंगे। आप देखिए एमटीएनएल बिकने के कगार पे, बंद होने के कगार पे, देश का डाक तार विभाग बंद होने के कगार पर है। ये चुनाव के बाद फैसले होंगे। बैंक की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। पीएनबी के अंदर कब ये आ जाए फैसला कि साहब आपकी जमा रकम हम वापस नहीं कर सकते, कब आ जाए ये फैसला? जाहिर सी बात है कि इनकी बात होनी चाहिए थी, इनका ख्याल किया जाना चाहिए था। मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी अब आपके पास आना चाहूंगा। आपने एमएच खान साहब को भी सुना और जैदी साहब को भी सुना। मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं सतीश जी आपसे कि राष्ट्रवाद की बात हो रही है और बहुत अच्छा है, राष्ट्रवाद पर बात होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद से हटकर जो बुनियादी जो मसले हैं, जो गुर्बत की हम बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, इन पर आखिर बात क्यों नहीं हो रही? किसानों पर बात क्यों नहीं हो रही? जो लोग भूखे सो रहे हैं उन पर बात क्यों नहीं हो रही है? हुरेरा भाई, मैंने शुरू में कहा था कि नैरेटिव सेट करने की गलती किसने की? वो राहुल गांधी ने की। उन्होंने शुरू में ही इलेक्शन के पहले ही कह दिया कि चौकीदार चोर है और बात वहीं से फिसलते फिसलते यहां तक आ पहुंची है। मैं यहां पर दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर जिस तरीके से इस सरकार ने 5 सालों में एक मान्यता स्थापित की है, वो सारे राजनीतिक दलों के लिए एक मील का पत्थर बनने जा रहा है और वो न केवल आने वाले 5 सालों में, आने वाले कई इलेक्शंस में वो एक डिफाइनिंग थियरी होगी। आज धर्मनिरपेक्षता के आधार पर अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां सामने आकर नहीं बात कर पा रही हैं। क्यों ऐसा हुआ? पहली बार मोदी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने अपने विश्वास के द्वारा दिखाया और बताया कि केवल बात कहने से नहीं होगी, मुसलमानों को लुभाने से नहीं होगी, वोट बैंक बनाने से नहीं होगी, बात देश की हो रही है। आप यहीं आए, हम वहीं आईएस भी एक राष्ट्रवादी राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय अस्मिता स्थापित अपने आप को राष्ट्रवादी में एक मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना की हिंदू युवा वाहिनी क्या है बताइएगा, और वो स्थापित करके दिखाया। राष्ट्रवाद में बच्चे हुंकार के साथ कहते हैं कि भारत की स्थिति, भारत की पहचान पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में मजबूत हुई है। स्वाधीन राज्य राष्ट्रवादी है, ये क्या है आपकी नजर में? ये राष्ट्रवाद, साध्वी प्रज्ञा क्या है? साध्वी प्रज्ञा के साथ जितना अत्याचार हुआ है, अच्छा हेमंत करके राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रवादी तरीके से नैरेटिव आपका हो गया, आपका नैरेटिव हो गया, आप उसी तरह के जैसा अलकायदा राष्ट्रवादी है। तो ठीक है, आप ठीक है। मेरे ख्याल से 5वें मरहले की बात करें, उसके बाहर चला जाएगा। ठीक है, मैं खालिद इबादुल्लाह आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, बात हो गई, सतीश जी बात हो गई, सतीश जी बात हो गई, मेरे हिसाब से बात कंप्लीट हो गई। खालिद इबादुल्लाह, मैं शुरू से ही देख रहा हूं, जब से चुनाव शुरू हुआ, कि बीजेपी का पूरा फोकस, सेंटर का पूरा फोकस वेस्ट बंगाल पर है। और वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो हर बार जितने भी फेजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ सेंटर की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से अलग अलग फरमान जारी किए जा रहे हैं। कभी स्पेशल ऑब्जर्वर भेजा जाता है, कभी अब यह कह दिया गया कि रियासती पुलिस पोलिंग बूथ के अंदर नहीं रहेगी, यहां पर जो सेंटर से फोर्स गई है वही पोलिंग बूथ की निगरानी एक तरह से करेगी। किस तरह से यहां का चुनाव देखा जाए? बीजेपी इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही है वेस्ट बंगाल पर? देखिए, सब जगह से धक्का खाते हुए अब चाह रहा है कि पश्चिम बंगाल में जाकर अपना शरण लें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहा कि लोकल पुलिस बूथ के अंदर रहेंगे। बूथ के अंदर कभी भी कोई पुलिस नहीं रहता है, बूथ के बाहर तक ही रहता है।
ये आपको जानने की जरूरत है। दूसरी चीज है, एक हमारे बीजेपी के कह रहे थे कि राष्ट्रवादी और एक संविधान की बातें कह रहे थे। मैं उनसे कहूंगा कि आज आपको याद आ रहा है कश्मीर का, जब आप पीडीपी के साथ में 3 वर्षों से आपने हुकूमत चलाया, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, आपस में गले मिलकर खूब मजा लिया। जब सरकार चल रहा था तो आप अच्छे थे, आपका संविधान की बातें नहीं कर रहे थे और एक संविधान और राष्ट्रवादी की बातें नहीं कर रहे थे। तो उनको यह बात पहले सोचने की जरूरत है। और एक चीज मैं कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल के बारे में आपने कहा कि किस तरह से ये आके इलेक्शन ऑब्जर्वर आ रहे हैं, तो उनको सोचने की जरूरत है कि आप पहली बार देखा होगा कि 7 फेज में 7 फेज में पश्चिम बंगाल को रखा गया है। कहीं 10 इलेक्शन हो रहा है, कहीं 5 इलेक्शन हो रहा है, कभी 8 इलेक्शन हो रहा है। इससे आप पूरे, मैं समझता हूं कि पूरे भारत का अगर सेंट्रल फोर्स लाकर रख देंगे तभी मैं समझता हूं कुछ होने जानी नहीं, क्योंकि आपको सेंट्रल फोर्स वोट नहीं देगा, मशीन में जाके सेंट्रल फोर्स वोट दे देगा तभी आप जीत पाओगे। तो ऐसा तो होना नहीं है। वोट तो देगी जनता, पश्चिम बंगाल की जनता देगी। जब पश्चिम बंगाल की जनता वोट देगी तब पता चलेगा। और 19 तारीख को जब खत्म होगा, मैं समझता हूं कि इतना बटन दबा रहेगा तृणमूल कांग्रेस का कि मशीन ढीला हो जाएगा। और जब 23 तारीख को मशीन खुलेगा, काउंटिंग होगा, तो ये 2 जगह मदद जो हम लोग बोल रहे हैं, अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर जी, इनका दिमाग ढीला हो जाएगा। ये तो सोचने की जरूरत है। और एक चीज मैं बता रहा हूं, एक चीज हो रहा है साहब, मैं एक चीज बता रहा हूं, एक चीज और। अभी कहते पश्चिम बंगाल के बारे में कहा कि उन्होंने भारत में 2 रुपया केजी गेहूं और 3 रुपया चावल बेच रहे हैं। अब वो कहते हैं कि 3 रुपया चावल और 2 रुपया केजी गेहूं बेच रहे हैं, और मगरी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उनके ही नेता कहते हैं कि ममता बनर्जी 2 रुपया चावल दे रही है, 3 रुपया किलो गेहूं दे रही है, तो ये गरीब को और गरीब करे। इनको चाहिए था कि ये नहीं करके 30 रुपया चावल खरीदने के लायक बनाता। एक तरफ आप राष्ट्र के तौर पे आप कहते हैं गलत, अलग बात, और पश्चिम बंगाल में एक तरफ कहते हैं कि अलग बात। ये सही नहीं हो रहा। अश्विनी जी, मैं रिएक्शन के 30 सेकंड दे रहा हूं बस। 2 रुपया मुझे ब्रेक पर जाना है अश्विनी जी वाली सही है, और पश्चिम बंगाल में ठीक है खालिद बादुल्ला, बात हो गई, मैं आपका ही जवाब ले रहा हूं, मैं आपका जवाब ले रहा हूं, जवाब ले रहा हूं आपका अश्विनी जी। जी अश्विनी जी, और जनता अब जान चुकी है, आने वाले दिनों में जनता पश्चिम बंगाल में समझता हूं कि 23 ठीक है खालिद बादुल्ला, बात हो गई, बंगाल से सफाया, खालिद बादुल्ला, खालिद साहब बात हो गई, बात हो गई। सुन लीजिए, मैं आपका ही जवाब ले रहा हूं, आपका जवाब ले रहा हूं। सरकार में अहम रोल अदा करेंगी ममता बनर्जी। जी अश्विनी जी। देखिए, पहली बात तो बंगाल की जनता समझ चुकी है कि अगर अब कुछ दिन तक और ममता बनर्जी को वहां रहने दिया गया तो ये बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा, और ये बंगाल की जनता बिल्कुल तैयार नहीं है इस चीज के लिए। बंगाल की जनता इस समय वही आ गए, फिर आप आगे बांग्लादेश और पाकिस्तान की बातें करें। कम से कम 20 सीट आएगी, को क्यों भूल जाए? आप चिंता मत करिए, कम से कम 20 सीट आएगी। आप लिख लीजिए, जो मुद्दा हुर्रेरा साहब, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मैं बंगाल होके आया हूं। बंगाल की जनता जिस तरीके से गुस्से में है, मैं गारंटी देता हूं कम से कम 20 से 25 सीट बीजेपी की आएगी और तृणमूल कांग्रेस का सफाया होगा। जो आप बांग्लादेशियों के साथ खड़े हैं और बांग्लादेशियों के चक्कर में आप बंगाल का अपमान कर रहे हैं, आप घुसपैठियों के चक्कर में आप बंगाल का अपमान कर रहे हैं, आप रोहिंग्याओं के चक्कर में बंगाल का अपमान कर रहे हैं, आप वहां पे घुसपैठियों को बचा रहे हैं, आप तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं। उसके लिए जनता बिल्कुल अपनी गुस्से में है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सभी घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकालेगी। जनता गुस्से में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, एक एक करके सभी घुसपैठियों को, सारे रोहिंग्या को, सारे बांग्लादेशी को चुन चुन के यहाँ से भेजेगी। आप चिंता मत करिए, आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। नतीजे 23 तारीख है और जब तस्वीर साफ होगी, तस्वीर तो 23 मई को ही साफ होगी, जिस दिन ईवीएम अपने नतीजे बताना शुरू करेंगे, आवाम का फैसला जिस दिन आना शुरू होगा। तो मेरे साथ अजय उपाध्याय, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो मेरे साथ नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन अब फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं अजय उपाध्याय जी। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर एमएच खान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि
पिछले 4 मरहलों में हमने देखा कि कांग्रेस ने गठबंधन पर या गठबंधन ने कांग्रेस पर कोई अटैक नहीं किया, लेकिन अब 5वां मरहला आते ही खान साहब हमने देखा कि कांग्रेस अब गठबंधन पर अटैक कर रही है और मायावती और अखिलेश यादव कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। कैसे इसे देखा जाए, क्योंकि अब अखिलेश यादव ने बड़ा इल्जाम लगाया, बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि माया और अखिलेश का कंट्रोल मोदी के हाथ में है। इस तरह की बयानबाजी, अब इसे कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस की बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी के पहले से बौखलाहट थी। ये हमने पहले ही, जब हमारा गठबंधन हुआ था 6 महीने पहले हुआ था, तब इनकी आवाज कहां थी? तब इनकी आवाज तो नहीं निकल रही थी। जब हमने 2 सीट छोड़ी थी तो बड़े खुश हो रहे थे, क्या आपने तो 2 सीट छोड़ दिया है, अब हम आपको इसके बदले हम ये सीट छोड़े दे रहे हैं। आपसे तो हमने मांगा नहीं था, आप सबसे पहले हमने आपको बताया कि 2 सीटें आपको छोड़ रहे हैं। अब ये समझ में आ गया इनको कि हम कहीं उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सामने न बीजेपी टिक पा रही है न कांग्रेस टिक पा रही है, दोनों का अस्तित्व का सवाल आ गया है। दोनों अब घबराए हुए हैं। तो अब ये जो है, अब ये आलूल जरूर बातें करने में लग गए, इनके पास कुछ जुमलेबाजी करके रह गए। कांग्रेस ने अगर जुमलेबाजी न रहती तो कांग्रेस सिर्फ इसे चाहती है कि सेकुलर वोट को जैसा डिस्टर्ब कर दें। तो अब ये बताइए मुझे, कांग्रेस के जमाने में सच्चर कमेटी एक आई थी, सच्चर कमेटी में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर बताई गई साहब। मैं अश्विनी जी आ रहा हूं, आपके काम की बात है, मुझे लग रहा है मैं आ रहा हूं अश्विनी जी, मैं आ रहा हूं, आपके काम की बात हो रही है, मैं आ रहा हूं जी। ये 1% काम नहीं किया। अब किस हिसाब से ये बरगलाने का काम आज कर रहे हैं, पहले इनकी आवाज क्यों नहीं निकली? अबू हुरैरा साहब, अजय उपाध्याय, मैं आपसे चाहूंगा कि खान साहब का जवाब दीजिए कि कांग्रेस से पहले कांग्रेस की तरफ से इस तरह की आवाजें नहीं उठती थी, लेकिन 4 फेजेस के बाद अब कांग्रेस या राहुल गांधी लगातार अटैक कर रहे हैं गठबंधन पर भी। देखिए, खान साहब की अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी बातें हैं। खान साहब के विचार लोग सुन रहे हैं, दर्शक आपके व्यूअर जरूर सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। देखिए, उद्देश्य एक ही है। आज जो भाजपा ने पूरे देश के संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया है, गरीब किसान मजदूरों की आवाज को बंद करने का प्रयास किया है, लंबे लंबे बड़े बड़े झूठे वादे और झूठे दावे अभी भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अभी मैंने सुना अश्विनी भाई जो है दे रहे थे डाटा, और डाटा देते देते ऐसा लगा कि भारत की जनसंख्या के लिए इन्होंने लाभ नहीं पहुंचाया, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको जोड़ करके जितना इन्होंने लाभ पहुंचाया है, मैंने उन देशों का भी कल्याण इन्होंने किया। कहीं 5 करोड़, कहीं 7 करोड़, कहीं 10 करोड़, कहीं इस तरह से वो डाटा पर डाटा दे रहे थे। लेकिन यथार्थ में धरातल पर क्या हुआ, सभी समुदाय के लोग आज त्रस्त हैं। नोटबंदी और जीएसटी के बाद नौजवान त्रस्त है, किसी को कुछ नहीं मिला। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक और एक है कि भाजपा जो नहीं, अजय उपाध्याय जी, मायावती जी तो कहती हैं कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी नकली अंबेडकरवादी है। देखिए, मायावती जी अपने समय और सुविधा के हिसाब से परिस्थितियों को डिफाइन करती हैं और ये पूरा देश जानता है। जब परिस्थिति होती है तो कब कैसे क्या करती है, इससे कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन भाजपा को यदि वास्तव में चुनौती देनी है, वाकई देश को संवैधानिक संरचनाओं को बचानी है, देश को एक नए दिशा में ले जानी है, रोजी रोजगार के साथ लोगों को खड़ा करना है, उसके लिए एक ही विकल्प है कि सभी लोग आकर के एक मंच पर आए, समान विचारधारा के लोग, और अपनी छोटी छोटी निजी राहुल गांधी देश की राजनीति में एक नया दिशा दे। और उसके लिए कांग्रेस सदैव प्रयास कर रही है। ठीक है, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी आपका जवाब दे रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी आपका जवाब दे रहे हैं जी। अश्विनी जी, देखिए अजय भाई बहुत काबिल और पढ़े लिखे समझदार आदमी है। जो मैंने डाटा दिया वो अलग अलग नहीं है। जिसको उज्ज्वला मिला उसको घर भी मिला है, उसको आयुष्मान भी मिला है, तो वो सब एक साथ में चलता है, अलग अलग नहीं चलता। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, आपके करोड़ों दर्शक भारत में भी हैं और मुझे पता है कि दुनिया के बाहर देशों में भी देखते हैं। ये बाबा साहब का जो संविधान है, ये अभी तक 25% लागू नहीं किया गया, मात्र केवल और केवल तुष्टीकरण के कार्य। अश्विनी जी, अब ये बार बार बात आप कह रहे हो, 5 साल आप लोग रहे, आप लोगों ने इस पर कोई काम नहीं किया। 5 साल बीजेपी रही और उसने कोई काम नहीं किया। अब संविधान की याद आ रही है। अबू हुरैरा साहब सुन तो लो, संविधान ही मैं अश्विनी जी सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब याद आ रही संविधान की, संविधान की याद चुनाव में आ रही है। संविधान हाथ में लेके किस, मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारा मुश्किल हो रहा है। हाँ सुन तो लीजिए,
एक मिनट प्लीज सर सुन लीजिए, ऐसे सभ्यता का परिचय मत दीजिए, प्लीज सुन लीजिए। इलेक्शन ये संविधान कहता है एक विधान एक प्रधान एक संविधान। ये भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान कहता है एक विधान एक प्रधान एक संविधान, एक राष्ट्रध्वज एक राष्ट्रगान एक निशान। और ये गठबंधन वाले क्या कहते हैं, दो नाम दो निशान दो राष्ट्रगान। देखिए ये बात अश्विनी जी आप कर चुके हैं, अश्विनी जी ये बात आप कर चुके हैं, वो सर रिपीट वास्तव में बाबा साहब अश्विनी जी जो मुद्दे की बात है उस पर आइए। अश्विनी जी देखिए आपके बात की बात है, अब यूपी में गठबंधन और कांग्रेस के बीच में बयानबाजी होने लगी है, इसे बीजेपी कैसे देखती है? 4 फेजेस में हमने देखा कि गठबंधन और कांग्रेस के बीच में बयानबाजी नहीं हुई। मैं तो ये कह रहा हूं जी, ये गठबंधन नहीं, मैंने कहा ये ठगबंधन है, ये ठगबंधन है, ये केवल देश को लूटना चाहते हैं। आप यार इस तरह की बातें करते हो, मोदी जी के डंडे से, चूंकि इनका काला धन बाहर आ रहा है, इनका आय से अधिक संपत्ति इनकी पकड़ी जा रही है, इनकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जा रही है। मायावती जी 10,000 करोड़ की मालकिन बन के बैठी हुई हैं, मुलायम सिंह कम से कम 25,000 करोड़ के मालिक बन के बैठे हुए हैं, और ये सोनिया गांधी राहुल गांधी कम से कम 35,000 से 40,000 करोड़ साल में 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक। मैं खान साहब से जवाब ले लेता हूं, कुछ रिएक्शन देना चाह रहा हूं। एमएच खान साहब इनको मिर्ची लगी, हमने नोटबंदी, एमएच खान साहब जो हमने नोटबंदी किया उससे इनको मिर्ची लगी है। की जरूरत है कि आप अरे भाई पैसा लेकर हॉर्स राइडिंग करने इनको जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं दरखास्त नहीं आ रही है, प्लीज एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात कीजिए। बात समझ में आया? मैं खान साहब से रिएक्शन ले लेता हूं अश्विनी जी का। आप सोचिए, अश्विनी जी जो इल्जाम लगा रहे हैं उसका मैं जवाब ले लेता हूं खान साहब से। हुरैरा साहब एक बात, 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड। ठीक है अश्विनी जी आप 30 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, मैं सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं जी। हाँ, मैं आपको गारंटीड कहता हूं, अपना कैमरा लेके चलिए, जो नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे है 1 किलोमीटर तक दोनों प्रॉपर्टियां मायावती की है, रोड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ, ये कम से कम 10,000। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का देखने का, ये काम इलेक्शन कमीशन के देखने का है। ठीक है एमएच खान साहब तक सो रहे थे, खान साहब सरकार का की उत्तर प्रदेश के, अरे नोटबंदी इनको मिर्ची क्यों लगी? जब्ती क्यों नहीं करते? ये कहां से ले आए खोज के अलादीन के चिराग अबू हुरैरा साहब? इस आदमी को आप ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। उससे पूछिए कि इनके, अरे भैया नोटबंदी की मिर्ची क्यों लग रही है? अध्यक्ष हम दोबारा फिर नोटबंदी करेंगे, आप चिंता मत करो। 12 लाख रुपए का 80 करोड़ रुपया कैसे हो गया करेंगे? जरा पूछिए ना इनसे, ये एकदम बकवास किए जा रहे हैं, झूठ पे झूठ। इसीलिए आपको कहा गया है सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी, जुम्मेबाज पार्टी क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है आपको। आप घोटाला किया है, आप बताइए ना, ये जो 10 लाख घोटाला करने वाला प्रधानमंत्री दिन में 3 बार सोने की सैंडल पहन के घूमती है। आप बताइए ना, चुनाव के पहले 300 बसें, चुनाव के पहले 300 बसें उत्तर प्रदेश में लाई गई, जो 50-50 लाख रुपए की बसें हैं, तुम्हारे पास में आई थी? कहां से आई थी? ये जो सोने का बैग लेके घूमती है ना, हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बन गया। कहां से बना ऑफिस? 25 करोड़ दिल्ली में होटल बना के रख दिया आपने भारतीय जनता पार्टी को। आप बनते हो फकीर, आप बनते दूसरों को बता रहे भ्रष्टाचारी। और अभी 35 लाख रुपए का माला, ये दुकान बंद होगी, मोदी जी के नामांकन में 35 लाख का। ठीक है मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है मैं अभी जैदी साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। जैदी साहब ठीक है पकड़ी जाएगी। ठीक है बात हो गई आप लोगों की। जैदी साहब शर्म नहीं आती आपको? बात हो गई। खान साहब बात हो गई। अश्विनी जी आपकी बात हो गई, मैं आऊंगा आप लोग के पास, फिर से आऊंगा। जैदी साहब एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में, मैं शुरू से ही उस पर फोकस कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल में आखिर इतना हंगामा क्यों है? इतना 2019 का चुनाव वेस्ट बंगाल में इतना हंगामा खेज क्यों है? बीजेपी लगातार फोकस कर रही है, ममता बनर्जी लगातार फोकस कर रही है, लेफ्ट कहां है सीन में? देखिए अबू रहरा भाई, एक लॉजिक ये दिया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि बीजेपी हिंदी भाषित क्षेत्र में लूज कर रही है, वहां नुकसान कर रही है। तो ये लॉजिक दिया जा रहा है साहब, बीजेपी जो है वो गेन जो है वो बंगाल में और उड़ीसा में करेगी। कमाल का लॉजिक है। आप देखिए यूपी के अंदर चुनाव कितने चरणों के अंदर हैं,
और कितनी बंगाल सीट के अंदर चुनाव कितने लड़ रही है, चरण बता दो होते आप। हैं। लेकिन वो चुनाव भाई साहब, गुजरात के CPI अंदर जब कितनी होता है सीट तो पे एक चुनाव चरण लड़ी, में जरा जनता समाप्त को हो बताइए जाता ना है। आप। सुन आप लीजिए, लड़ सुन कितनी लीजिए, सीट सुन पे रहे? लीजिए। अरे मैं कितनी सीट पर लड़ रहा हूं मैं जैसे बताऊं, साहब, जब आप आपकी कितनी सीट पे चुनाव आपके लड़े, जख्म बता पे मैं दीजिए। हाथ रखता हूं तो आप चिलमिला आप जाते बताइए हैं, तो। आपको कहना चाहिए। अरे आप इन्हें अबू सरकार उजाला को साहब बात चुप बनाना। कीजिए। अश्विनी अबू उजाला जी, साहब अश्विनी इन्हें जी, चुप सुन लीजिए। कीजिए आप पहले। कितनी सीट पे चुनाव लड़ रहे हो? अश्विनी जी, आप- सुन अबू लीजिए। उजाला साहब इन्हें चुप मैं कीजिए आपसे पहले। हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, आप बताइए कितनी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं? ठीक है, मैं इसका जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। एक बार बता जैदी अबू साहब जवाब दे साहब रहे हैं। इन्हें अश्विनी जी चुप सुन लीजिए, सुन लीजिए, जैदी साहब जवाब दे रहे हैं। जी जैदी साहब, सुन लीजिए, अभी अश्वनी जी कह रहे हैं कि मायावती की संपत्ति ताज एक्सप्रेस के दोनों तरफ पड़ी है 1 किलोमीटर तक। अरे केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, क्यों नहीं जब्ती कर लेते? अगर वो गैर कानूनी संपत्ति पड़ी है तो, और आपको इस बात की नॉलेज है तो कर लेनी कर रहे चाहिए हैं ना। यहां बैठ के कर क्यों रहे हैं, ज्ञान दे रहे हो? कानून अपना काम कर नंबर रहा दो, है। सुन लीजिए, कानून यार अपना बीच में मत काम कर रहा है, बोलो, इसलिए सारे इकट्ठे ये हो गए। इंसान है क्या है? इसलिए सारे इकट्ठे अबू हो गए। उजाला साहब इन्हें ठीक है, ठीक है, कहिए। अश्विनी जी सुन लीजिए थोड़ा, अश्विनी जी सुन लीजिए प्लीज प्लीज, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं। ठीक है जैदी साहब, अब ये संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बात है। क्या बाबा साहब अंबेडकर का संविधान मानते? इसलिए हो गया भैया, ये मानते बाबा साहब अंबेडकर? पहले यार चुप करो अबू उजाला साहब। अश्विनी जी देखिए बीमारी बीच में है बोल रहे बोलने हैं, की। डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। अश्विनी जी सुन लीजिए, मैं फिर आपको रिएक्शन का इनकी मौका आवाज दूंगा। बंद करो। अश्विनी जी मैं पूरा मौका आपको नहीं, दूंगा, ये बता जितना रहे जितना टाइम आप चाहेंगे मैं दूंगा। सुन लीजिए जैदी साहब को, सुन लीजिए जैदी साहब, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं आपको। जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को क्या ये मानते हैं? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की प्रतिलिपि जंतर मंतर पर जलती है और आरएसएस से जुड़े हुए संगठन जलाते हैं और चले जाते हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मनुस्मृति को देश में लागू करना चाहते हैं। अब ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आईएसआईएस भी राष्ट्रवादी, एक अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, तो आईएसआईएस के राष्ट्रवाद में और आरएसएस के राष्ट्रवाद में अंतर क्या है? जबकि अभी यहां बैठे हुए एक मोहतरम कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा जो है वो राष्ट्रवादी है। अगर साध्वी प्रज्ञा राष्ट्रवादी है तो फिर हेमंत करकरे कौन है? ये देश को बता दें। अब इनकी नजरों में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, असीमानंद राष्ट्रवादी है, तो आरएसएस के अश्विनी साहब से जवाब दे रहे हैं। सामने नजर आती है। अश्विनी जी, अश्विनी 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। खालिद इबादुल्लाह के पास जाऊंगा, प्रोफेसर सतीश भी वेट कर रहे हैं। जी अश्विनी जी 30 सेकंड लीजिए बस। मैं उरारा साहब, आप जानते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, इसलिए मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, मुझे नहीं पता इन लोगों ने संविधान को पढ़ा। संविधान कहता है जाति धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए। भारत में कहता है, लेकिन जो संविधान की प्रतिलिपि जंतर मंतर पर जलाते हैं वो हमारी सरकार रहेगी। आप बताओ ना, हमारी सरकार पूरे हिंदुस्तान में कितने मुसलमानों को लड़ा रहे हो? हमारी सरकार लड़ा रहे हो? संविधान ये बताओगे क्या करे? झूठ बोल रहे हैं। हमारी सरकार महिला कितने लोग लड़ाया आपने संविधान के हिसाब से? आप ये बताओ, सब कुछ समान आतंकवादी को चुनाव लड़ा रहे हो, झूठ बोलते हो आप अरे सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। संविधान की कॉपी जिसको ठीक है, ठीक है, जैदी साहब आप सुन लीजिए, जैदी साहब सुन लीजिए, टाइम कम बचा है, मेरे पास टाइम कम बचा है, मेरे पास टाइम कम बचा है। अश्विनी जी बात आपकी हो गई हो, बात पूरी हो गई अश्विनी जी आपकी। अबू भाई मैं यहाँ पर मैं सतीश जी आपके पास आ रहा हूं। लोग सुन नहीं रहे। मैं एक सवाल है मेरा स्पेसिफिक जी कि जी जो भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर, सबको समान शिक्षा, सबको समान यही तो कहते हैं कि लगातार अश्विनी जी जो बात आप कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं कि इस पर 5 साल में काम नहीं किया गया। पिछले 5 साल में जो बात आप कह रहे हैं सरकार ने उस पर काम नहीं किया। अब चुनाव को काम किया जा रहा है। खालिद इबादुल्लाह देश के शहीद को, ठीक है, सबकी बात हो गई आप लोगों की बात हो गई। मैं चाह रहा हूं एक एक करके बात कीजिए। खालिद इबादुल्लाह मैं आपके पास आ रहा हूं। खालिद इबादुल्लाह साहब खालिद इबादुल्लाह साहब, वेस्ट बंगाल में हंगामे के बीच में पोलिंग हो रही है, लेकिन वोटिंग और पोलिंग बहुत शानदार हो रही है, वोटिंग फीसद बहुत शानदार है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? बहुत अच्छी पोलिंग हो रही है वेस्ट बंगाल में। अबू भाई यहाँ पर मैं सतीश जी आ रहा हूं। बहुत अच्छी हो रही है जी। तो पोलिंग कहां से हो रही है? जनता पोल कर रहे हैं। अगर जनता पोल कर रहे हैं
पोल कर रही है, इसका मतलब बहुत शानदार पोलिंग हो रही है। और ये लोग चाह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स के जरिए, और इनका कुछ ऐसा सोच है कि सेंट्रल फोर्स के जरिए इस इलेक्शन को, इस पोल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता बहुत ही सतर्क है पश्चिम बंगाल की, और जनता जानती है कि किसको कहां पे कैसे ठीक किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल की जनता बहुत हद तक अच्छी से जानती है। तो इसलिए ये आप बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बोल रहे थे संविधान के बारे में, ये संविधान हाथ में लेके बार बार क्यों लगे, जो संविधान को नहीं माना, जो संविधान को जलाने की बातें करते हैं, जिनके आरएसएस ऑफिस में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो लोग संविधान की बातें करते हैं। और सबका साथ सबका विकास करने वाले आपस में लड़वाने की बातें करते हैं। इनसे पूछिए कि ये जब बुलाते हो आपका कोई अरे जब ये प्रज्ञा को ये टिकट देते हैं तो वो आतंकवाद से हटकर उनका कहीं दूसरा तरफ चला जाता है कैटेगरी। आतंकवाद को सीट देकर, टिकट देकर ये लोग पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं जो बम ब्लास्ट में मुलविस है। ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि जनता देख चुकी है, और 5वें चरण में और 6ठे 7वें चरण में इनका जो सफाया हुआ था और भी सफाया हो जाएगा। आप चिल्लाते रहे, आप पानी पी ले, बहुत चिल्लाया तो पानी पी ले, लेकिन आपका चिल्लाना बेकार हो जाएगा। जिस तरह से आप झूठ बोल रहे हैं उस तरह से मोदी भी झूठ बोल रहे हैं, उस तरह से सतीश जी प्रोफेसर सतीश, ठीक है, बात हो गई, अश्विनी जी बात हो गई, खालिद इबादुल्लाह साहब आपकी बात हो गई, मैंने बहुत टाइम दे दिया आप लोगों को, मैंने टाइम दे दिया, ठीक है सतीश जी, जनता की तकलीफों की बातें नहीं कर रहे, किसानों की बातें नहीं कर रहे। सतीश जी अगर पांचवें फेज की हम बात करें, खालिद इबादुल्लाह बात हो गई आपकी, खालिद इबादुल्लाह साहब बात हो गई, खालिद इबादुल्लाह साहब बात हो गई, अब मत चिल्लाइए, की बातें कर रहे हैं, खालिद इबादुल्लाह साहब बात हो गई। सतीश जी इलेक्शन हिंदुस्तान सतीश जी थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर देते, खालिद इबादुल्लाह साहब थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। मैं सतीश जी आपके पास आऊं। सतीश जी पांचवें फेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल में जो सवाल मैंने खालिद इबादुल्लाह से किया था कि वोटिंग बहुत शानदार हो रही है, ये अगर शानदार वोटिंग हो रही है किसके हक में है? ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समझ चुका है ये चौथा फेज है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। सिद्धार्थ शंकर फैला रहे हैं, सिद्धार्थ शंकर बंगाल के लोगों को ये पकड़ाने गए हैं, लेकिन बंगाल के लोग पहले से ही इतने जागरूक लोग हैं कि वो बीजेपी के भ्रम में पैदा होने वाले नहीं हैं। ठीक है ठीक है, मैं सतीश जी को सुन लेते हैं जी। पार्टी का सिद्धार्थ शंकर रेक के साथ खत्म हुआ और उसकी भरपाई ज्योति बसु ने की। दूसरा फेज जिसमें आपका हिंदी भाषी क्षेत्र में डंबा गोल हो रहा है, आप पत्रकार बन के मत बैठिए, चुप रखकर आप ये बताइए, सुन लीजिए, आपका डब्बा गोल नहीं हो रहा। वास्तविक बातें सुन लिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय राजनीति आपका डब्बा गोल हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जैदी साहब थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सतीश जी को। जहां पर सबसे बड़ी पार्टी के बाद पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी आकर खड़ी होने जा रही है और वो 3 फेजेस देख चुकी है। हम ये नहीं कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के बाद निरंतर बनी रहेगी, लेकिन ये मौका वहां की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार देश की जनता ने ये तय कर लिया है। कांग्रेस नहीं, देखिए सतीश जी, ये तो 23 तारीख के बाद पता चलेगा कि जनता के मन में क्या है, वोटर के मन में क्या है, 23 तारीख के बाद पता चलेगा। और न्यूज बार बार यही अपील कर रहा है तमाम वोटरों से कि बटन दबाइए और देश बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अजय उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, प्रोफेसर सतीश, आमिर हैदर जैदी साहब, डॉक्टर रमेश खान साहब और खालिद इबादुल्लाह, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।